बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की डिस्कशन है टेस्ट नंबर 4 है यूनिट 7+8। क्वेश्चन नंबर 1, इफ n इज द नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन द ग्रेटिंग जो है हैविंग लेंथ l, देन ग्रेटिंग जो है वो क्या होगी। हमें पता है ग्रेटिंग एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो है वो लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूलिंग्स। वैसे इसका प्रॉपर फार्मूला जो है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट। रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ। तो अब देखें कि ये चूँकि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ है तो लेंथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इस वजह से इसका फॉर्मूला हो जाता है लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूलिंग्स। इसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं। इसमें आंसर है चार्ली, सिंपल डेफिनेशन यहाँ पूछी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी में, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहते हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने ये बताना है कि if the distance between the slits is reduced to half, then distance between जो है slit and screen is double कर दें तो फ्रिंज स्पेसिंग क्या हो जाएगी। अब देखिए बड़ी सिंपल बात है, फ्रिंज स्पेसिंग का जो फॉर्मूला है हमारे पास, हम कहते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर डी। अच्छा, अब देखिए कि उसने जो है वो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन को डबल किया तो वो हो जाएगा 2L, और चूँकि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट सेपरेशन को वो हाफ कर रहा है तो वो हो जाएगा d/2। अब ये 2 पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब है कि न्यू फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो 4 टाइम्स एज दैट ऑफ क्या हो जाएगी, ओरिजिनल। इसमें इसलिए आंसर जो है इसका क्या बन रहा है, डेल्टा। सो जिस तरह से जो क्वेश्चन है उसको आपने फॉर्मूले में पुट करने के बाद आंसर करना है, आंसर को प्रिडिक्ट नहीं करना। समटाइम्स हम आंसर को प्रिडिक्ट करने के चक्कर में जो है वो रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट कर बैठते हैं, यूजली जो है वो विल नॉट चेंज या विल डबल। तो जब आपने प्रॉपर वैल्यूज पुट करने के बाद फार्मूले में, वैसे भी प्रैक्टिस हो चुकी होती है आपकी माशाल्लाह, इतने टेस्ट आपने दे दिए, आप बोले थी इंशाल्लाह नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंडीशन विल सेपरेशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज विल बी, जो है वो कह रहा है जी डबल हो जाएगी। डबल कब होगी, ठीक है, फिंगर्स ऑफ ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सॉरी। कहता है जी फिल्म स्पेसिंग मैक्सिमम किस सूरत में होनी है। अभी अभी हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे, लिखा मैंने डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर डी। तो यहाँ 3 पैरामीटर है जिन पर फिल्म स्पेसिंग मेनली डिपेंड करती है, ठीक है। आप देखें वेवलेंथ के जो का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वेवलेंथ को हमें क्या रखना चाहिए, लार्ज रखना चाहिए। वेवलेंथ शुड बी लार्ज, एल लेंथ शुड बी लार्ज और डी शुड बी स्मॉल। सो डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स जो है इसको हम स्मॉल रखना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है, जबकि बाकी दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन भी लार्ज रखनी चाहिए और वेवलेंथ भी लॉन्ग अगर यूज़ करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो उसने कहा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, फ्रिंज सेपरेशन जो है बिटवीन द फ्रिंज जो है वो मैक्सिमम कब होगी, यानी ग्रेटेस्ट कब होगी। तो आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 4, बाय हाइजेंस वेव थ्योरी जो है लाइट जो है वो वी कैन नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना। बेसिकली हाइजेंस वेव थ्योरी जो है वो जो है वो वेव नेचर ऑफ लाइट को जो है वो एक्सप्लेन करती है, वेव नेचर ऑफ लाइट जो है। सो इसमें देखें कि वो इंटरफेरेंस यानी वेव नेचर ऑफ लाइट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, डायफ्रैक्शन भी, पोलराइजेशन भी। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हाइजेंस वेव थ्योरी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करती। तो आंसर इज बीटा। नेक्स्ट इज द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज शोन बाय, लॉन्गिट्यूडल में भी हो सकता है, ये ट्रांसवर्स में भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसवर्स होती है, इनमें भी हो सकता है। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16, सिमिलरिटी बिटवीन द साउंड वेव एंड लाइट वेव क्या है कि दोनों की दोनों में इंटरफेरेंस हो सकता है। जैसे ऊपर अभी आपने इस क्वेश्चन में कहा ऑल ऑफ दीज कि दोनों में इंटरफेरेंस का फिनोमेना हो सकता है, इसलिए आंसर इज डेल्टा। क्या दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, नहीं, इनमें सिर्फ लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। दोनों लॉन्गिट्यूडल है, नहीं, सिर्फ साउंड वेव लॉन्गिट्यूडल होती है। बोथ हैव सेम स्पीड एंड मीडियम, ये भी ठीक नहीं है, जो कि लाइट की स्पीड जो है मच मच ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू स्पीड। सो आंसर इसमें डेल्टा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो नंबर ऑफ टाइम हम कर चुके हैं। देखें जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अगर हमें जो है वो इंटेंसिटीज गिवन हो तो एम्पलीट्यूड फाइंड करना हो तो एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ से हम कहेंगे एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी, जो कि अगर आप जो है वो इंटेंसिटी की रेशो स्क्वायर रूट, इसका मतलब है कि हमें यहाँ स्क्वायर रूट लेना है। तो 1:25 है, इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों का, तो 1:5 आंसर यानी डेल्टा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, क्वेश्चन नंबर है 8। अ ग्रेटिंग हैज 500 लाइंस पर सेंटीमीटर, ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड करना है। अब पर सेंटीमीटर उसने कहा है जी। सो ग्रेटिंग एलिमेंट अभी अभी क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूला हमने पढ़ा, वो होता है लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूलिंग्स। सो लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग, जो कि मीटर में आंसर है, हमें स्टैंडर्ड में उसको कन्वर्ट कर लेना है, सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10⁻⁻²। तो लेंथ इज 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 5000। अच्छा, अब देखो कि नीचे जो है वो 1 × 10⁻³ हो जाएगा, तो 1/5 जो है वो कितना होता है, इसको आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, 1/5 इंटू नीचे है 3 जीरो है तो वो 10⁻³ हो जाएगा। ये जो है वो प्लस है तो ऊपर आके माइनस होगा, इसका मतलब 1/5 इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा, -5। अब 1/5 को आप क्या लिखते हो, 0.2। 1/5 जो है वो 0.2 होता है, और इनटू ये हो जाएगा 10⁻⁻, जो है वो 5, या इसको जो है वो आप 2 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। सो इट मीन्स कि हमारा आंसर जो है मीटर में जो है वो कौन सा आंसर होगा, अल्फा। ठीक है। सो इसमें जो है वो समटाइम्स इसी वाले को कई दफ़ा एग्जामिनर कंफ्यूज करने की इसको यूँ भी लिख सकता है, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो उसको हम मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो अगर मिलीमीटर में आंसर होता तो वो 2 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर होता। ठीक है जी। सो समटाइम्स जो है वो आंसर इस तरह से गिवन होता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 9 जो है, टू आइडेंटिकल सोर्सेज जो है S1 S2 हैव सेम वेवलेंथ, द लाइट विल एग्जिबिट जो है इंटरफेरेंस इफ उनका अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। देखें इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या हैं कि लाइट जो है वो मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए, यानी आपका सेम वेवलेंथ हो, तो एक कंडीशन पूरी होगी। अनदर कंडीशन क्या है कि दोनों में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। तो आंसर इसमें अल्फा बनेगा। 10G, which one of the following is not a property of light? It requires a material medium, नहीं जी, लाइट चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, so it does not require any medium for the propagation, तो आंसर अल्फा बनेगा। Yes, it can travel through vacuum जो है, it involves transportation of energy, it has finite speed, यानी 3 into 10⁻8 होती है। तो it means कि ये ठीक है, अल्फा ऑप्शन जो है रॉन्ग है, उसने कहा था नॉट प्रॉपर्टी, तो अल्फा आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 11, इसमें हमें कह रहा है मोनोक्रोमैटिक ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5 × 10⁻⁻7 मीटर जो है एल्यूमिनेट अ स्लिट जो है फिर 1 मिलीमीटर अपार्ट। हमें बताना क्या है, कहता है द सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइंस ऑन द, यानी कि फ्रिंज स्पेसिंग की बतानी है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं फ्रिंज स्पेसिंग का, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। अब लैम्डा जो है वो हमें यहाँ उसने बताया है 5 × 10⁻⁻7, 5 × 10⁻⁻7। ओके जी। मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ जो है वो आपको कह रहा है कि 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय जो है वो 1 मिलीमीटर अपार्ट, 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻3 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये 5 2 ऊपर क्या है 10, ठीक है, और ये 10⁻³ है, ऊपर जाकर +3 हो जाएगा। तो आपके पास जो है ये बचेगा 1 × 10⁻³ आफ्टर सोल्यूशन, और उसको आप 1 मिलीमीटर कह सकते हो। इट मीन्स कि यहाँ बीटा आंसर आपका बन रहा है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी ऐसे सॉल्व करना है जी। इसमें कह रहा है कि इन सर्टन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है इंटरफेरेंस रिंग्स 1 मिलीमीटर विथ है जी, उसकी फ्रिंज स्पेसिंग है। ऑब्जर्व जो है विद द वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम यूज्ड, कीपिंग सेटअप अनअल्टर्ड, बाकी सारी चीज़ें कहता है सेम रखें, तो सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सोर्स जो है वेवलेंथ जो है। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर गौर करें तो हमें पता है फ्रिंज स्पेसिंग के फॉर्मूले से कि डेल्टा वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेवलेंथ। डेल्टा वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब है डेल्टा वाई 1 इज इक्वल टू डेल्टा वाई 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा वाई 2 लेट्स से उसको कह लें, पहली हमें फ्रिंज विड्थ गिवन है। सो इसमें जो है वो
हम इसको लेट से नाम दे देते हैं डेल्टा वाई टू ओवर डेल्टा वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा टू ओवर लैम्डा वन। ठीक है, हमें यहाँ डेल्टा वाई टू फाइंड करना है। मैं इसको जो है वो इसको हम लैम्डा वन कह रहे हैं, इसको लैम्डा टू कह रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो 1 मिलीमीटर है, तो सिंपल यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। हमें डेल्टा वाई टू फाइंड करना है, दैट विल बी इक्वल टू वाई टू जो है उसको वो कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, ओवर 5000 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए जब आपकी प्रैक्टिस होती है तो आप तो फ़ौरन इस ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। मैं तो जिस डिटेल में इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन कोई ना रहे। आप देखिए मल्टीप्लाई बाय ये इसकी फ्री स्पेसिंग बताई हुई है 1 मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर जो भी इनकी रेशो आएगी उसको 1 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखेंगे सारे कैंसिल आउट हो गए, और इसमें जो है 6/5, 6/5 जो है वो कितना होता है, 6/5 1.2 के इक्वल होता है। तो मल्टीप्लाई बाय 1 मिलीमीटर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर 1.2 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। सो सिंपल क्वेश्चन था, आंसर कौन सा है जी, बीटा आपका आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के जो है वो इक्वल होती है। और इसमें जो है वो हमने एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी पढ़ा था इसको। ठीक है जी, टेम्परेचर चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ से जो है वो हम कह सकते हैं कि 1/2 mv स्क्वायर जो है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेम्परेचर के, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि VRMS जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चार्ली आंसर है जी। विच इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को जो है वो हम जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम क्या कह रहे होते हैं, इंटरनल एनर्जी। क्योंकि इंटरनल एनर्जी बेसिकली डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। सो वी कैन से कि यहाँ पर जो है वो आंसर अल्फा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें हमें उसने कहा जी सी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट, और वी जो है उसमें वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है डेल्टा टी टेम्परेचर। अब हमें पता है कि Q इज इक्वल टू जो है वो हमने पढ़ा हुआ फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, NC डेल्टा टी के। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट ऐड करते हो, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो जितना आप कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट ऐड करेंगे सारी की सारी, अगर अपना वॉल्यूम कांस्टेंट भी है और यानी कि उसका पिस्टन मूव नहीं कर रहा, और आप जितनी भी हीट उसमें ऐड करोगे वो सारी की सारी हीट जो है वो डायरेक्टली जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, इंटरनल एनर्जी में। अगर आप हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है उसको देते हो और 1 मोलर जो है उसको आप कह रहे हैं, तो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाती है। चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन तो होगा ज़ीरो। ठीक है, सो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं जितनी आप हीट ऐड कर रहे हो वो सारी की सारी डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी यानी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू आप कह सकते हो एन सी वी डेल्टा टी जो है, एन इन मोलर कह रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स आप 1 ले लें, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 हो जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं सी वी डेल्टा टी। सो सी वी डेल्टा टी यहाँ पर किसके इक्वल होगा, तो फिर सारी की सारी जो क्यू हीट है वो डायरेक्टली डेल्टा यू में कन्वर्ट हो रही है यानी एनर्जी में, तो इसलिए आंसर यहाँ पर क्या आएगा, बीटा। वैसे भी आप देखो, सो इसमें बड़ी ऑड से ऑप्शन गिवन है, यहाँ एरिया वॉल्यूम डेंसिटी तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली एनर्जी आंसर होगा। समटाइम्स क्वेश्चन इतना इजी होता है हमें डायरेक्टली जो है वो आंसर गिवन होता है। अगला क्वेश्चन देखें, जैसे दैट इज आल्सो वेरी सिंपल, फॉर एन आइडियल गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू व्हाट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 जो है कहते हैं जी कि टू सोर्सेज गिव इंटरफेरेंस पैटर्न व्हिच इज ऑब्जर्व्ड स्क्रीन्स d distance apart from the source, fringe width is 2w, fringe width को उसने 2w का नाम दिया हुआ है। if d is not doubled, ठीक है, एंड फ्रिंज विथ अब क्या हो जाएगी, तो अब देखें कि हमारे पास जो है वो डेल्टा वाई जो है इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एल ओवर डी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ अगर गौर करें तो उसने कहा है कि d इज द डिस्टेंस ऑफ सोर्सेज, सोर्स अपार्ट सोर्सेज,
अब बी जो है कह रहा है कि डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द सोर्स स्लिट जो है, तो स्लिट और सोर्स के दरमियान जो यहाँ पर जो है डिस्टेंस होता है वो उसको हम कैपिटल एल बोल रहे होते हैं। सो टू सोर्सेज लिमिटेड व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन डी डिस्टेंस अपार्ट है, तो डिस्टेंस बिटवीन जो है वो स्लिट एंड स्क्रीन आप कह लें कि वो आपके पास डी है, तो उसको हम एल बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है न्यू फ्री स्पेसिंग क्या हो जाएगी अगर आप एल को डबल करते हो। अब एल को आप डबल कर रहे हो तो न्यू फ्री स्पेसिंग जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी एज दैट ऑफ ओरिजिनल। अब ओरिजिनल फ्री स्पेसिंग जो है उसको वो क्या कह रहा है, उसको कह रहा है वो 2W थी, ठीक है। सो आप भी इसको 2W कह दें। अब 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो इट मीन्स वो 4W हो जाएगी, ठीक है। उसकी फिर जो है वो 4W हो जाएगी। आंसर जो है वो आपका डेल्टा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर जो है देखें तो वर्ड्स प्ले होता है आमतौर पर जो है वो एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज करने के लिए पैरामीटर जो चेंज कर देता है, डेल्टा वाई को इन स्पेसिंग को वो डेल्टा वाई कहने जाए 2W कह दिया, उसमें कुछ भी कह सकता है, आप उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 जी, याग्रामस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड अगेन क्वेश्चन है, कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज 0.1 मिलीमीटर और वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 4 × 10⁻⁷। विड्थ ऑन द स्क्रीन जो है वो आपको गिवन है 4 मिलीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द क्या है जी स्क्रीन एंड स्लिट जो है वो आपने बताना है। सो उसको इसका मतलब कैपिटल एल हमें फाइंड करना है इस वाले क्वेश्चन में। अब फॉर्मूला जो है यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, डेल्टा y is equal to lambda l over d। यहाँ से हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, l फाइंड करना है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डेल्टा y आपको बताया हुआ है 4, देखिए ना विड्थ ऑन द फ्रिंज ऑन द स्क्रीन इज 4 मिलीमीटर जो है, तो इसको हम कह रहे हैं 4 मिलीमीटर (10⁻³ और अगर आप गौर करें तो लैम्डा आपको कितना गिवन है, वो 4 × 10⁻⁻⁷। लेंथ जो है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ जो है वो हमें फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय जो है वो यहाँ पर डी जो है वो 0.1 मिलीमीटर है। 0.1 मिलीमीटर को मैं 10⁻⁻⁴ कह सकता हूँ, ईजी हो जाएगा। अगर हम गौर करें 4 4 से कैंसिल आउट, -4 ऊपर जाके +4 होगा, ये 10⁻³ बनेगा, तो ये भी डायरेक्टली इससे कैंसिल आउट। तो लेंथ जो यहाँ से बचेगी वो सीधी सीधी 1 मीटर बच जाएगी। तो आंसर जो है वो इसमें आपका डेल्टा आंसर बच जाएगा। Next question number 19 जो है that is also simple one। The specific heat of the gas has constant pressure as compared to constant volume। Simple है जी, we do know कि Cp हम कहते हैं is always greater than Cv जो है, और by a factor R, तो Cp minus Cv is equal to R। तो simple है जी, आंसर आपका 4 ही बनेगा। 20 इंटरनल एनर्जी 1 मोल ऑफ अ गैस इज डिपेंड्स अपॉन। इंटरनल एनर्जी जो है बेसिकली 1 मोल हो 2 मोल हो, ये डिपेंड किस पे कर रही होती है, डायरेक्टली इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो इसका मतलब है आंसर हम यहाँ कहेंगे बीटा। इनडायरेक्टली ये प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, लेकिन डायरेक्टली जो डिपेंड कर रही होती है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है एंड एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पे। 21 जी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द टेम्परेचर इज इंक्रीज देन, ज़ाहिर है नंबर ऑफ कुलेंस पर यूनिट टाइम जो है वो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि जो गैस होती है कंटेनर में उसमें जो है वो इम्पल्सिव फोर्स एक दूसरे को अप्लाई कर रहे होते हैं, इसलिए आंसर कौन सा है, बीटा। इंटरफेरेंस पैटर्न कह रहा है जी, यूज रेड लाइट यूज हो रही थी, आपने रेड को ब्लू से रिप्लेस कर दिया। अब किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, अब देखा ना रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू। तो अब ब्लू की वेवलेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू रेड जो है, तो अगर वेवलेंथ कम हो गई है तो फ्रिंज स्पेसिंग भी कम होनी चाहिए, क्योंकि डेल्टा वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेवलेंथ के। सो अगर जो है यहाँ फ्रिंज स्पेसिंग कम हो रही है, चूँकि वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज कर रही है, ब्लू की वेवलेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू रेड, रेड की वेवलेंथ फिजिकल पोर्शन में सबसे ज़्यादा होती है। सो अगर आप रेड को ब्लू से रिप्लेस कर रहे हो तो फ्रिंज विथ जो है वो कम होने से फ्रिंजेस जो हैं वो पैटर्न क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, इसलिए आंसर यहाँ पर जो है वो आपका 4 आंसर बनेगा जी। 23 पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडोज को क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। सिंपल है, डेफिनेशन है जी, बीटा आंसर है। 24 जी, डायफ्रैक्शन इफेक्ट जो है वो, डायफ्रैक्शन सिंपल सी बात है, याद रखना है कि हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि डायफ्रैक्शन जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है।
तो जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उतनी डायफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, जो कि साउंड वेव्स की वेवलेंथ जो है इज़ मच मच ग्रेटर दैन एज कम्पेयर टू वेव लाइट। इस वजह से साउंड वेव ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ जो है उनमें डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना जो है वो क्या होगा, ईजी होगा। सो कहते हैं डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स इजी टू नोट इन केस ऑफ साउंड वेव्स दैन इन केस ऑफ लाइट, क्यों? क्योंकि साउंड की वेवलेंथ जो है वो एज कम्पेयर टू लाइट बहुत ज़्यादा होती है, इजीली फिर हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। Next is question number 25. A gas is enclosed in a closed pot और on keeping this pot in train moving। देखिए अगर हम बल्क में, ये कॉन्सेप्ट है या इंफॉर्मेशन के तौर पे इसको याद रखें, अगर हम बल्क में कोई भी गैस जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, सो उसमें जो है वो टेम्परेचर ऑलमोस्ट जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता, क्यों? क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी सेम रहती है। तो बल्क में अगर हम गैस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसमें एवरेज इंटरनल एनर्जी सेम रहती है, इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी तो टेम्परेचर भी सेम रहेगा, इसलिए आंसर बीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जो है, RMS वेलोसिटी ऑफ द गैस एट ए सर्टेन टेम्परेचर जो है वो कहता है इज 2 times देन डेट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट दैट टेम्परेचर। गैस जो है वो क्या कौन सी हो सकती है? ठीक है, अच्छा इसमें देखो RMS स्पीड जो है, अगर आप देखें तो VRMS जो है वो हमें पता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी होती है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं VRMS वेलोसिटी ऑफ गैस सर्टेन एफ ए गैस जो है सर्टेन टेम्परेचर अंडर रूट 2 times ऑफ द ऑक्सीजन, तो VRMS। ठीक है जी। अच्छा अब देखो कि इसको जो है वो हम ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं। अब डेंसिटी जो है यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो डेंसिटी जो है वो अ, क्या होगी, डेट विल बी, अगर आप देखें तो दोनों स्क्वायर रूट कर लें इसको, अगर हम करना तो ये VRMS का स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसको बल्कि स्क्वायर आ जाएगा, दोनों को हम स्क्वायर करेंगे। तो डेंसिटी जो है वो हम कह सकते हैं कि इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, यानी मीन स्क्वायर स्पीड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ से हम ना डेंसिटी, इस गैस की डेंसिटी को ऑक्सीजन की डेंसिटी से कंपेयर कर लेते हैं। अब फॉर्मूला हमारे पास बन गया, डेंसिटी ऑफ अननोन गैस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन गैस ओवर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये होगा V ऑक्सीजन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय V अननोन गैस जो भी है उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द RMS वेलोसिटी ऑफ सर्टेन गैसेस अंडर रूट 2 times द ऑक्सीजन जो है, अंडर रूट 2 times ऑक्सीजन, इन दोनों को ऊपर स्क्वायर कर लेंगे। सो V ऑक्सीजन की जो VRMS स्पीड है डिवाइडेड बाय जो अननोन गैस जिसकी वो बात कर रहा है उसकी स्पीड कह रहा है अंडर रूट 2 times द स्पीड ऑफ क्या होती है, ऑक्सीजन। तो ऊपर आ गया जी स्क्वायर। अब ये देखेंगे इससे क्या होगा, कैंसिल आउट, आपके पास आंसर जो है वो कितना बनेगा, 1/2। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो अननोन गैस है ना उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी 1/2 टाइम्स एज दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब कौन सी गैस है जिसकी डेंसिटी जो है वो हाफ एज दैट ऑफ ऑक्सीजन होती है, इनमें से वो है जी आपके पास मीथेन यानी CH4 जो है, इसलिए आंसर जो है उसमें 26 में आंसर कौन सा बन जाएगा जी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, बॉयज लॉ इज एप्लीकेबल, ये सबको पता है, बॉयज लॉ इज कांस्टेंट टेम्परेचर पे होल्ड करता है, तो बीटा आंसर होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट जो है वो हमें फाइंड करना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब है हमें VRMS फाइंड करनी है। तो VRMS फाइंड करने के लिए हमें सब का स्क्वायर करके टोटल नंबर पे डिवाइड करके स्क्वायर रूट लेना होता है। तो इनको सब का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर जो है वो 16, 5 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। ठीक है, अब हमने इन सब को स्क्वायर करके ऐड करना था, ऐड करना है तो 9 4 13 और 6 19 प्लस 5 जो है 24 और 6 30, तो यहाँ 0 आ गया, 3 कैरी हो गया अब यहाँ से। ठीक है, अब देखिए 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो ये आपके पास आ गया 90। अब इनका सम 90 आ गया, आपने भी इसी तरह से जो है इनको ऐड कर लेना है।
क्विकली, जिसमें वैल्यूज पुट करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो डिवाइडेड बाय जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है जी। तो आपका आंसर यहाँ पर ज़रा गौर करें तो क्या बचेगा, आप देखें 5 1s आर 5 और 4 8 18 जो है, इसका मतलब है कि देखो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो इसका मतलब ये 4 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, तो ये 4.24 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका आंसर जो है वो आपका कौन सा बन जाएगा, डेल्टा। ठीक है, तो जब रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहे तो आपने इसको स्क्वायर रूट लेना है, अगर अगर सिर्फ मीन स्क्वायर स्पीड कहे तो फिर आपने स्क्वायर रूट नहीं लेना, फिर आपका आंसर 18 होता अगर मीन स्क्वायर स्पीड कहता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल 300 पे ई है, सेम एट द सेम टेम्परेचर कोई और गैस हो तो उसकी भी जो है वो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, जो कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, टेम्परेचर के। सो अगर टेम्परेचर सेम है तो चाहे तो डिफरेंट गैसेज ही क्यों ना हो, उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड, यही सेम कॉन्सेप्ट है जी। एट व्हाट टेम्परेचर मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन विल बी, कह रहा है जी वो सेम होंगी, और हाइड्रोजन मालिक्यूल की -73 पे और इसकी भी -7, अगर टेम्परेचर सेम होगा तभी दोनों की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो अगर ये -73 है तो इसका भी आंसर -73 ही होना चाहिए। 31 is also simple जी, वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। सरफेस ऑन व्हिच ऑल द पॉइंट्स ऑफ इन सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन को वेव फ्रंट बोलते हैं। 32 टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है हैज़ अबाउट, इसमें हम कहते हैं 400 से लेकर 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर हो सकती हैं। ये भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, चार्ली आंसर है। 33 में जस्ट रीअरेंज किया हुआ है इक्वेशन को, यहाँ सेकंड ऑर्डर जो है उस डायफ्रैक्शन कह रहा है, और हमें पता है कि डी साइन थीटा जो है इज इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा। तो वो सेकंड ऑर्डर कह रहा है तो 2 लैम्डा हो जाएगा। अब यहाँ अगर गौर करें तो उसने पूछा क्या एट व्हाट एंगल, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनवर्स, इसी फॉर्मूले को जस्ट उसने रीअरेंज किया है, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय जो है वो क्या हो जाएगा, डी। तो इसमें सिंपली आपका आंसर जो है वो कौन सा बनेगा जी, अल्फा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो यहाँ पूछ रहा है क्या होता है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है आर ओवर एन ए के इक्वल होता है, के जो है और इसकी वैल्यू 1.3 -23 जो है वो जूल पर केल्विन होती है, तो आंसर कौन सा है जी, बीटा। 35 जी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम को डबल करेंगे तो डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी 1/2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। यही सिंपल है जी। अब देखिए कि हमारे पास जो है प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम, और डेंसिटी भी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। सो अगर जो है वो यहाँ देखें तो कह रहे हैं कि अगर हम क्या करें, वॉल्यूम डबल कर दें, वॉल्यूम डबल कर दें तो डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हाफ हो जाती है, चार्ली आंसर है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस सब्स्टिट्यूट जीरो पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है जी। ये भी सिंपल अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस जो है, इसमें सिंपल है जी। अगर एब्सोल्यूट जीरो पे हम कहते हैं कि वो टेम्परेचर है जहाँ गैसेज जो है वो शो जीरो वॉल्यूम, जीरो जो है वो प्रेशर, तो इसलिए आंसर कौन सा, चार्ली, बीटा सॉरी, जीरो। 36 है। 37 जो है कह रहा है अगर हम मिक्सर बनाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो रेशियो इनकी वायर 5 रखते हैं। अब टेम्परेचर सेम, अब ये तीसरी दफ़ा कॉन्सेप्ट आ गया इसी डिस्कशन में, अगर टेम्परेचर सेम हो तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी दोनों गैसेस के लिए। जो टेम्परेचर सेम है तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम, यानी 1:1 आंसर होगा। चाहे गैसेस डिफरेंट ही क्यों ना हो, अगर टेम्परेचर सेम है तो उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। 38 जो है ये कर्व जो है ये वॉल्यूम टेम्परेचर, अब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है कांस्टेंट प्रेशर, सो इट मींस के आंसर आपका कौन सा बन रहा है, अल्फा आंसर है। 39 जी, 39 में आपको कहा गया है कि थर्मोडायनामिकल सिस्टम हैज चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर टू डिफरेंट प्रोसेसेस से द क्वांटिटी विच विल रिमेन सेम जो है वो क्या है, उसको हम कहते हैं, अगर एक ही कंडीशन से दोनों जो है वो डिफरेंट प्रोसेस से पहुंचे हैं तो वो क्वांटिटी होती है डेल्टा यू, यानी इंटरनल एनर्जी।
और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डेल्टा U प्लस W के। तो यहाँ पर जो है ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। तो Q माइनस डेल्टा W जो है वो किसके इक्वल है, वो डेल्टा U के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ असल में कहना चाह रहा था वो इंटरनल एनर्जी। तो याद रखें, अगर दो डिफरेंट गैसेस जो है ना, दो गैसेस जो है वो या सेम गैस जो है वो दो डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर जो है, डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर जो है वो इनिशियल से फाइनल स्टेट पे आती है, तो इंटरनल एनर्जी उसकी सेम होनी चाहिए। क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। जैसे इस लास्ट क्वेश्चन में, अब ये सेम ऊपर वाला क्वेश्चन जो है उसकी डायग्राम ये बन सकती है। अगर ये गैस है तो वो अगर एक प्रोसेस के अंदर ए से बी जाती है, दूसरे प्रोसेस के अंदर ए से बी जाती है, पाथ डिफरेंट है, प्रोसेसेस डिफरेंट है, लेकिन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी, सेम। चूँकि इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है, इसलिए आंसर इसमें जो है वो आंसर कौन सा बनेगा, बीटा आंसर बनेगा।